प्रिय 12 के बच्चों, हम लोग सिल्वर वेडिंग पढ़ रहे हैं। आज आइए जो पढ़ें उसे आगे पढ़ें। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह पर आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया। जो करते होंगे यह लौंडे मौंडे, इनकी ही माया जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और बगैर बाँ का टॉप पहने है। यशोधर बाबू से कई मर्तबा कह चुके थे, तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसकी तरफदारी करती है। कहती है, सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया तुम्हारे बहुत कहने पर। समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय ओठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाए हुए थी, जबकि दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। आधुनिक किस्म की अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा एलडीसी टाइपों से मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। यानी उनका सिल्वर वेडिंग मनाया जा रहा था यशोधर बाबू का, और घर में अभी लड़कों के मित्र और लड़कियों के मित्र, लड़की के मित्र भी अभी घर में थे। इसके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद कर देते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे पहुँचे। अभी तक मेरे बास आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब होने लगी है? यशोधर ने शर्मीली हंसी हंसती। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी जी की। इसी साल SAS पास हुआ और दूर के रिश्तेदार से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटे से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंशन अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई नई चीज़ों के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो, क्या हुआ समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। तथापि उन्हें कहीं किसी बात में थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से
उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए, जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब जसोदर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी तो समहाउ रोटी जैसी लगती है। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी जसोदर बाबू यही कहते हैं। मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी भी जसोदर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ जसोदर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकालकर किया बगैर किसी धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब मौजूद हैं। इससे प्रसन्न भी होते थे। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 1947 को हुई थी। इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए। मैंने अपने दफ्तर फोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन खराब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने शाम को आइए पार्टी करते हैं, मैं अपने बास को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश जसोदर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, और इसकी सहायता से ही जसोदर बाबू के बेटे को अपना संपन्न शाला समहाउ भयंकर ओछा यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया। कभी कहते हैं ऐसी तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे को, कहते हो बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का जसोदर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो, उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए जसोदर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की, भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है, तथापि विलायती रीति रिवाज से वह भली भांति परिचित है। किशन दा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। जसोदर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने के में कोई हिचक नहीं हुई। वहां से उसने पति को भी पुकारा। जसोदर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी ने उन्हें लगभग खींच कर ले गई। जसोदर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि केक से मुंह मीठा करे एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर जसोदर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया, अभी कुछ वर्ष पहले तक आप मांसाहारी थे, इसलिए आप खा लीजिए। लोगों ने कहा जो पार्टी में थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उन्होंने अनुरोध किया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने उन्हें लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन जसोदर बाबू इसके लिए राजी नहीं हुए।
उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झल्ला कर कहा, बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए, जसोदर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा। प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। जसोदर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद जब वो बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब जसोदर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशन दा दिखाई दे रहे थे। जसोदर बाबू किशन दा से पूछ रहे थे, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशन दा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते हैं जो हुआ होगा से ही। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। जसोदर बाबू ने पाजामा, कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल बिलायती टोपी, पाँवों में देशी खड़ाऊँ और हाथ में डंडा धारण किए इस किशन दास से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उसका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किशन दास शाम को ठीक 4 बजे जसोदर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी। उनका कहना था, जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुकुड़ते हुए किशन दा प्रवचन करते थे और जसोदर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। जसोदर बाबू को लगता है कि किशन दा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे, बता सकेंगे कि मेरी बीवी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशन दा तो वहीं अकेलापन, खटराक अलापने का आमादा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और आज जो भूषण आज इतना उछल रहा है, वह किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। जसोदर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा पर ही बैठे रहोगे। जसोदर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए। पत्नी ने बताया, कुछ गए कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन हैं। अस्वस्थ होने पर सभी रिश्तेदार हैं। वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर संध्या करते बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशन दा, उनके गुरु जिन्होंने इनकी नौकरी दिलवाई थी, से विरासत में मिली है, उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। इस गमछा पहनने से एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर। जसोदर बाबू ने सुनकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं बब्बा। यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे, न तुम्हारे तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए पैकेट पर पड़ी। बोले, यह कौन भूले जा रहे हैं। भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वर्जेंट, तुम ही खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर खोलते हुए बोला, तो इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। आज सवेरे जब दूध लेने जाते हैं
आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा हुआ फूलोवर पहने चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई, इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानुच्च करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। इन्होंने पहना गाउन का सैस कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें। वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया है, जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई। यानी अब वह किशनदा की बातों को सोचने लगे कि वह कैसे मरे जो गांव वाला बताया था। अब यह पाठ समाप्त हुआ। कल इसी पाठ से आपको प्रश्न उत्तर लिखाए जाएंगे।